फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ के में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 पॉलिटी चैप्टर 1 के MCQ करने वाले हैं और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और वह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। अगर वही दूसरी बात क्या है कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी करते हैं, अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी यह सेशन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो इसलिए इस सेशन को पूरे ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में पहला चैप्टर का पहला प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत में आरक्षण की बात हो जाए तो यह व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है और यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे अपना बिहार में कितना आरक्षण है महिला के लिए, तो यह पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। तो यह सारे फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ संबंधी कथनों पर गौर करें। तो पहला कथन है कि सांप्रदायिक राजनीतिक मतलब प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक राजनीतिक किस पर आधारित है। जो सांप्रदायिक राजनीतिक लोग करते हैं वह किस पर करते हैं। तो यह जो करते हैं वह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यानी कि सांप्रदायिक राजनीतिक में किसी विशेष धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी धर्मों को श्रेष्ठ नहीं बोला जाता है। और वैसे ही राजनीति को क्या कहते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं, सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। जैसे में अभी वर्तमान में भारत में हो भी रहा है कि धर्म के नाम पर राजनीतिक होने लगा है। तो यह सब एक लोकतंत्रात्मक देश में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर है, क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे, तो यह व्यक्ति जो थे वह मार्टिन लूथर किंग, तो यह तो रंग भेद के विरोधी थे। और महात्मा गांधी जी भी थे। और यह क्या किए थे महात्मा गांधी जी, तो साउथ अफ्रीका में जाकर रंग भेद के खिलाफ ही आंदोलन लड़े थे, तो यह भी थे। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कोलस, यह क्या है, तो मैक्सिको की एक घटना है और इसमें भी इन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, तो इसलिए यह भी है। लेकिन जेडी गुड्डी यह क्या है, तो यह रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 क्या है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सही नहीं यहाँ होना चाहिए, सही नहीं है। तो सही नहीं है, कौन नहीं है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो यह कथन तो सही है कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। संविधान के अनुसार भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन सी है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है, तो यह भी कथन सही है। कोई भी व्यक्ति भारत में रहकर वह अपना मन पसंदीदा धर्म मान सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है,
तो यह भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि यह एक राजकीय धर्म बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह जो करते हैं वह है राष्ट्रपति जी। और यह नियुक्ति आर्टिकल यानी अनुच्छेद 124 के बी के तहत किया जाता है। ठीक है, तो यह आर्टिकल बी के तहत किया जाता है 124 के। और इनकी नियुक्ति जब होती है तो इनका कार्यकाल इनकी नियुक्ति से 65 वर्ष तक का होता है। मतलब इनकी आयु 65 वर्ष होने पर यह रिटायर हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। बाकी प्रधानमंत्री क्या होता है? तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और संसद एक ऐसी संविधान का मतलब अंग है जो कानून बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। बाकी हमारा दिल्ली भारत की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है, जहाँ पे गोलघर। ठीक है, तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? तो अगर हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या अर्थ है? तो ये इसका अर्थ होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। अगर समाज में पुरुष और स्त्री को लेकर जो अलग अलग भूमिकाएं दी गई है वही जो है लैंगिक विभाजन को स्पष्ट करता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन जी का है, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वह अमेरिका है। हालांकि अगर इसमें ऑप्शन में भारत होता तो भारत भी होता, क्योंकि अमेरिका क्या है? तो 50 राज्यों का संघ है। मतलब कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, जिस प्रकार से भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं प्लस 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। और भारत भी क्या है? भारत भी राज्यों का संघ है। तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद करते चलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो ये हम बता चुके हैं, सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होती है वह धर्म पर, जिसमें किसी एक धर्म को विशेष माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न। 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीतिक में किस का वर्चस्व रहा? मतलब किस का ज्यादा वर्चस्व, मतलब किस जाति के लोग ज्यादा थे? तो यह थे सवर्ण जाति। मतलब सवर्ण जाति में ऊंची जाति आती है, जो ऊंची कास्ट में लोग होते हैं, तो उनका वर्चस्व 1967 तक रहा। भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर रहा। अब इसके बाद धीरे धीरे बदलाव भी हुआ है और अभी लगभग अनुसूचित जाति को भी आरक्षण के द्वारा उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि भारत में समाज सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से किसका योगदान है? भारत में समाज सुधार जो हुआ उसमें किन किन व्यक्तियों का योगदान है? तो यह योगदान करने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो ज्योतिबा राव फूले, यहाँ पर होगा ज्योतिबा राव फूले होगा, तो इनका भी योगदान था। महात्मा गांधी जी का, तो इनका भी समाज सुधार में बिल्कुल बहुत ज़्यादा योगदान है।
और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तो है ही, सबको पता है कि इन्होंने दलित समाज के लिए और संविधान बनाने का ऐसा काम किया जिसमें सभी को सामाजिक तौर पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन निम्नलिखित में काग सी अभिव्यक्तियां हैं। सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? तो सामाजिक विभाजन मतलब किस आधार पर होता है? कहने का मतलब यह है इसका, तो धर्म के आधार पर भी होता है सामाजिक विभाजन, और जाति के आधार पर भी समाज में विभाजन हो जाता है। साथ ही लिंग के आधार पर लड़का लड़की में भी सामाजिक विभाजन और भेदभाव होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार दिया गया है? तो यह जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा आर्टिकल 19 में, जिसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। कितना प्रकार का? 6 प्रकार का स्वतंत्रता, जिसमें भाषण और देश में घूमने का स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो ऐसे ऐसे 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। 15 आर्टिकल में क्या है? तो 15 आर्टिकल में क्या है बताइए? तो 15 आर्टिकल में दिया गया है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर देश में भेदभाव नहीं होगा। 17 में क्या है? तो 17 में दिया गया है छुआछूत, कि छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप, छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 21 में क्या है? तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और अपनी मन पसंदीदा शादी करने की भी स्वतंत्रता आर्टिकल 21 देता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म जाति या जन्म के स्थान पर किसी प्रकार का भेदभाव को निवेश किया गया है? भेदभाव को निवेश नहीं, निषेध किया गया है होना चाहिए। तो अभी हम बताएं कि धर्म वंश जाति के आधार पर आर्टिकल 15 के अनुसार भेदभाव करना मना है। नेक्स्ट प्रश्न 19 में बता दिए क्या है? तो इसमें 6 प्रकार का स्वतंत्रता है, मौलिक कर्तव्य में मौलिक अधिकार में आता है। 25 में क्या है? तो धर्म से संबंधित आर्टिकल है, और अनुच्छेद 27 भी धार्मिक संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप बताइए। तो यह है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है। और यह जो व्यवस्था है यह वेदों में देखने के लिए मिलता है, वेद में। ठीक है। किस वेद में? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद जो कि पहला वेद है हमारा, उसी में वर्ण व्यवस्था दिया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो अगर सामाजिक विभाजन को संभालना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला कथन है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। तो हाँ, ऐसा पड़ता है कि लोग प्रतिद्वंदी सामाजिक विभाजन का मतलब राजनीति पर प्रभाव डाल के वोट लेने का प्रयास करते हैं। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ता है। तो यह कथन तो सही लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, लोकतंत्र के विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। तो यह भी संभव है कि अगर समुदाय कोई शिकायत लेकर आते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन सी क्या है? लोकतंत्र
सामाजिक विभाजनों को हल करने का अच्छा तरीका है, तो यह भी कथन सही है। लेकिन डी देखा जाए क्या है, तो लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर नहीं ले जाता है। तो यह जो है एक करने की क्या है, इसमें कौन सा बयान लागू नहीं होता है एक करने की, तो यह नहीं होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1961 में मुंबई में मराठियों की प्रतिशत बताइए। तो देखिए, इतना मतलब फैक्चुअल डाटा वाला प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन याद रखिएगा यह 34% था। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जहां सामाजिक और कौन सा कथन सही है उसको चुने। तो चुनिए कि पहला है जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं, तो ब क्या है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं, तो यह भी सही है कि जहाँ सामाजिक अंतर होता है वहाँ एक दूसरे से टकराव होता है सामाजिक अंतर के कारण और यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान भी हो सकते हैं। और क्या होता है, नहीं रुकिए, बढ़िया से इसको पढ़ते हैं। यह प्रश्न और थोड़ा लंबा दिया गया है ना, तो देखिए, पहला ऑप्शन है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, तो हाँ होता है, सामाजिक अंतर टकराएगा तो उनमें सामाजिक विभाजन होगा ही। ब क्या है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऑप्शन आ और ब सही है। बाकी तीसरा हम देख लेते हैं। स क्या है, सिर्फ भारत जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो ऐसा नहीं है, भारत जैसा ही देश बड़े देशों में नहीं, छोटे देशों में भी सामाजिक विभाजन होता है। इसमें बोला गया था कौन सा बयान सही है, तो बयान अ और ब सही है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाति व्यवस्था को निम्न में से किसने कमजोर किया, तो यह कमजोर किया आर्थिक विकास होने की वजह से जाति व्यवस्था कमजोर हुई है। ठीक है, और शिक्षा में वृद्धि से भी जाति व्यवस्था कमजोर हुई है, और शहरीकरण से भी लोग जाति वगैरह को भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर कि 1999 ईस्वी से 2000 ईस्वी के के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण में प्रतिशत बताइए। तो यह जो प्रतिशत था वह 45.8% था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका में सिहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, तो यह किया गया था 1956 में, और श्रीलंका की जो भाषा है वह क्या है, तो सिंहली है, सिंहली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं कि राजनीतिक में सांप्रदायिक के निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप हैं, तो यह स्वरूप क्या होते हैं सांप्रदायिक के, तो यह जो स्वरूप होते हैं वह धार्मिक के आधार पर होता है। सांप्रदायिक बिल्कुल सही है। परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं होती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है, तो यह सभी कथन सही है। यह सभी कथन सांप्रदायिक राजनीतिक में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है, तो श्रीलंका में जो धर्म है वह बौद्ध धर्म है, और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार कौन किए थे, तो अशोक किए थे, जो कि बिहार के मगध के रहने वाले शासक थे। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को वहां पे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बताइए। तो भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 40% है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी, तो 15वीं लोकसभा कब था, तो 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह 15वीं था,
अब इसमें लगभग 10.86% लोग महिला थे। ठीक है, बाकी अभी वर्तमान में क्या हुआ था, वर्तमान में जो 2024 का इलेक्शन है, इसमें 543 सीट में से कितना सीट पे महिला जीती है, तो यह 74 सीट जीती है। बाकी इससे पहले 17 नंबर लोकसभा में कितनी थी, तो 78 थी। और इस बार 2024 में जो कि 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसमें कितनी है, तो 74 सीटें महिलाओं का है। बाकी आप निकाल सकते हैं 74 543 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बाकी यह किताब में 15 में दिया गया था, इसको भी याद रखना जरूरी है, 10.86%। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो यह 33% है। लेकिन हम बताए थे कुछ राज्य जैसे बिहार है, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पे 50% आरक्षण है महिला। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न क्या है कि अधिकारों और अवसरों के मामलों में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अधिकार और अवसरों से संबंधित महिलाओं को विशेष प्रश्रय देता है तो उसे हम सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है। तो सत्ता की साझेदारी से क्या होता है, देश की एकता को कमजोर होती है, ऐसा तो नहीं है, एकता बढ़ती है, स्ट्रोंग होती है। दूसरा कथन है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम होता है, तो यह कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी पाखंडी या विविधता को अपने में ही समेट लेती है, ऐसा भी नहीं है, निर्णय लेने में विलम्ब करती है, तो ऐसा भी नहीं है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो श्रीलंका में जो सत्ता की साझेदारी है उसका सही कथन क्या हो जाएगा, तो इसका सही कथन जो है वह हो जाएगा, सरकार की नीतियों द्वारा सीहली बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, यह यहाँ की सत्ता की साझेदारी का सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है। तो यह जो है नारीवादी आंदोलन जो है यह लैंगिक समानता पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन है, लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को खंडित करने में सहायक होता है। तो यह कथन बताइए सही है कि गलत है। लोकतंत्र जो होता है सामाजिक विभेद के आधार पर देश को खंडित करता है। तो हाँ, ऐसा होता है कि सामाजिक विभेद के कारण लोग खंडित हो जाते हैं, तो यह कथन तो सही है। दूसरा कथन क्या है, लोकतंत्र में सामाजिक विभेद पर राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा भी है कि सामाजिक विभेद के अनुसार राजनीतिक पर भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा कथन है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा भी है। लेकिन डी क्या है, डी ऑप्शन है कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का अच्छा तरीका माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से समस्याओं को ढूंढने का अच्छा तरीका है, तो यह कथन रोंग हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कि बड़े लोकतांत्रिक कौन सा कथन सही इसमें चुनना है। बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं, तो ऐसा कथन तो सही नहीं है, छोटे देशों में भी सामाजिक विभेद होते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की सही पहचान होती है, तो एक व्यक्ति की सही पहचान होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की जो पहचान होती है वह सही ही होती है। तीसरा क्या है, सामाजिक विभेद का लोकतंत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो ऐसा नहीं है,
सामाजिक विभेद पर लोकतंत्र पर असर पड़ता है। डी क्या है, सामाजिक विभेद सत्ता लोकतंत्र के लिए घातक होते हैं, मतलब घातक होते हैं। तो यह कथन सही है कि सामाजिक विभेद से क्या होता है, तो लोकतंत्र विखंडित हो जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 34। किस किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो वह जो देश था वह था यूगोस्लाविया। बाकी भारत में भी बहुत सारे जाति सामाजिक के आधार पर भेदभाव होते हैं, जिससे लोकतंत्र पर असर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार कब मिला? तो यह मिला था 1928 में। हालांकि इससे पहले 1918 में यहाँ पे कुछ महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, लेकिन कुछ लोगों को, जो अमीर महिलाएं थी। ठीक है, बाकी भारत में कब मिला? तो भारत में 1950 से गणतंत्र होने के बाद वयस्क मताधिकार है, वो 18 वर्ष से ऊपर वोट दे सकते हैं भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 कि निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यह सही है। यहाँ धर्म की प्रधानता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है, ऐसा भी नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष भारत है, इसलिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। नहीं चुनना है तो जाति तो होता है, भाषा भी होता है, धर्म भी होता है, लेकिन मानवता के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं होता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नस्ल का आधार क्या है? तो नस्ल का आधार जो होता है वह धार्मिक होता है, तो नहीं। नस्ल का आधार आर्थिक भी नहीं होता, सामाजिक भी नहीं होता है। तो नस्ल जो होता है वह जीव की उत्पत्ति के आधार होता है, इसलिए इसका आंसर जीव शास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39। भारत में सामाजिक विभाजन है तो जटिल है, सरल है, न जटिल है न सरल है, उपयुक्त सभी है। तो भारत में जो सामाजिक विभाजन है बहुत ज्यादा जटिल है, जातिवाद के रूप में, और धर्म, भाषा, क्षेत्र, बहुत तरीके से जटिल है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जटिल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग को क्या कहते हैं? मुंबई में जो उत्तर भारतीय में जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको गरीब भैया बोलते हैं, गरीब भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का कारण क्या था? तो असम में जो बिहारियों को मारा पीटा गया था उसका कारण था क्षेत्रवाद, कि बिहारी बिहार के लोगों को क्षेत्र के आधार पर, कि कोई बिहारी है इसके आधार पर उनके साथ अत्याचार हुआ था। तो यह जो अत्याचार है वह क्षेत्रवाद है। ठीक है, अगला प्रश्न है 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न क्या है, दलित और महादलित का एक नया पहचान बना। तो यह बना बिहार। बिहार नहीं होगा तो यहाँ बिहार हो जाएगा, कि बिहार में दलित और महादलित बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 में 16 दिसंबर को, जब जब पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और भारत के सामने लगभग लगभग बहुत सारे सैनिक ने सरेंडर किया था, उसी के साथ बांग्लादेश का उदय हुआ। और यह पूर्वी पाकिस्तान के से जो नाम से पहले जाना जाता था उसको अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 26 मार्च को, क्योंकि इसने 26 मार्च को ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन इसको आज़ादी 16 दिसंबर को मिला, इसलिए इसका स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है तो कैसा है? तो यह है लोगों द्वारा लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। अब यह कथन किनका है? तो अब्राहम अब्राहम लिंकन का है। यह हम ऊपर बता चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 45, भारत में लोकतंत्र किस तरह का है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। प्रत्यक्ष में चुनाव डायरेक्ट होते हैं, अब इसमें चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। जैसे में अगर आप विधायक को वोट करते हैं तो आप डायरेक्ट जाकर देते हैं वोट, लेकिन वहीं अगर राष्ट्रपति की बात आती है तो राष्ट्रपति को हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि देते हैं। तो जो डायरेक्ट वोट नहीं होता है उसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, जो डायरेक्ट होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वह दोनों है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 कि निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है? मतलब किस देश में ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं? तो यह उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों देश में बहुत ज़्यादा ईसाई हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वह 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पर इसको बांटा गया था बिहार से। बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और इनके दिवस को जनजातीय गौरव दिवस भी कहते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो यह भी याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाते हैं? तो 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या है? तो बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म वंश जाति के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है? तो यह अनुच्छेद 15 है, और यह हम बता चुके हैं। बाकी 16 अनुच्छेद क्या है? तो इसमें लोक नियोजन में समानता है, यानी कि नौकरियों में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 16 कहता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है अलगावाद। क्षेत्र की वजह से लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहने वालों लोगों के बीच अलगाववाद हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो वहाँ पे 80% लोग फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम देश की राजधानी है। ठीक है, कैपिटल है। और क्या है? तो ब्रुसेल्स में ही यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है। ठीक है, यूरोपीय संघ यानी नाटो, जिसमें लगभग अभी 32 देश हैं, और 32वां देश कौन है? तो 32वां देश स्वीडन है, स्वीडन। ठीक है, तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मराठी मानुष विवाद किस राज्य से संबंधित है? तो मराठी कहाँ बोला जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो यह जो अधिकार है वह कैसा अधिकार है? तो यह जो अधिकार है यह है ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। अब कितने प्रकार का स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार का स्वतंत्रता है 19 में। ठीक है, 19 में। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है। बाकी श्रीलंका में ज़्यादा भाषाई आधार पर मतलब कि विभाजन हुआ था, जिसमें सिंहली भाषा ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पीटर नॉर्मन कहाँ का धावक था? तो पीटर नॉर्मन जो धावक थे यह ऑस्ट्रेलिया के थे। यह मैक्सिको में ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था, और इनका नाम इसलिए आता है क्योंकि यह रंग भेद का शिकार हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह मार्टिन लूथर किंग थे। ठीक है, और बहुत सारे व्यक्ति थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे,
महात्मा गांधी जी थे, और थे भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो यह सब रंग भेद के विरोधी थे। म- मैक्सिको ओलंपिक एक घटना है, तो यह अभी बताएं कि रंग भेद का घटना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? तो जर्मनी में जो शुरुआत हुआ था वह नाजीवाद का हुआ था, और शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था वह था हिटलर। हिटलर हिटलर यह नाजीवादी था। यह राष्ट्र को प्रथम मानता था। ठीक है। और हिटलर क्या था? तो हिटलर वहाँ का प्रधानमंत्री था। ठीक ना। और हिटलर के कारण ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, जो 1939 से लेकर 45 तक चला था। ठीक है। बाकी ये सब इससे जुड़े बहुत सारी बातें 9th क्लास में पढ़ना है, तो आप पढ़े ही होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो था वह सैनिक के रूप में काम किया। उसको पहले विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए आयरन क्रॉस पुरस्कार भी दिया गया था। वह बहुत वीरता से लड़ा था। और बाकी उसने नाजी पार्टी तो बनाया ही, और आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी वह बना। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर, कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो मार्टिन लूथर तो थे, महात्मा गांधी जी भी थे, और ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी थे। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, जेडी गुड्डी नहीं थे। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार जो है वह भाषा के आधार पर है। भाषा क्या? सिंहली, सिंहली भाषा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप है? तो यह लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी सर्वश्रेष्ठ है। से क्या होता है? तो विभिन्न पक्षों के बीच टकराव कम होता है। टकराव क्या होता है? तो टकराव कम जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र बताइए। तो यह राष्ट्र बेल्जियम है। और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो अभी बताए थे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें होता है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है? तो यह भारत नहीं, चीन में नहीं होता है। यह होता है कहाँ? तो यह भारत में होता है। जन्म के आधार पर जैसे जाति धर्म में बांट दिया जाता है, तो यह भारत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह था आंध्र प्रदेश। कब बना था? तो यह बना था 1953 में। और ये भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो यह आया था 1956 में। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला कौन था? तो यह था आंध्र प्रदेश। बना कब? 1953 में। तो यह सारे फैक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए क्या है? तो यह क्या है? तो विविधता और विभेद जो है सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? क्योंकि यह क्या करती है? तो अभी हम बताएं कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो क्षेत्रीय की भावना है, नस्ल एवं रंग के आधार पर भी सामाजिक विभाजन होता है, भाषा के आधार पर भी होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के आधार पर सामाजिक विभाजन नहीं होता है। सरकारी नौकरी कैसा है? तो यह एक आर्थिक विभाजन हो जाता है, कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वह अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, तो यह सामाजिक विभाजन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो यह देश था यूगोस्लाविया। लोकतंत्र में देखने के लिए क्या मिलता है? तो टकराव एवं विभिन्नता के सामंजस्य स्थापित करना, यह देखने के लिए मिलता है। जातिवाद को बढ़ावा देना, ऐसा नहीं मिलता है।
धार्मिक आधार पर लोगों को विभेद करना, ऐसा भी नहीं, अब ऐसा भी नहीं, क्षेत्रीय के आधार पर राज्य का गठन करना। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, और यह प्रश्न जो है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। बाकी इसका पार्ट 2 भी आएगा तो उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। लगभग पार्ट 2 में 50 प्रश्न होगा, इसमें 70 है तो टोटल कितना हो गया 120 प्रश्न। इससे पहला चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है। पहला देखिए इसमें क्या है, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। मतलब अगर सामाजिक विभाजन को आप संभालते हैं, उसको रोकते हैं, तो कौन सा कथन गलत है कि इससे नहीं रुकेगा। तो पहला कथन है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर पड़ती है। तो हाँ, यह तो पड़ता ही है। यह प्रश्न पीछे करवा चुके हैं कि इससे क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक विभाजन को हम संभाल सकते हैं। दूसरा क्या है, लोकतंत्र में समुदाय के शांतिपूर्ण ढंग से शिकायतों को प्रकट करना, यह भी है कि विभाजन को रोक सकते हैं। तीसरा है कि लोकतंत्र सामाजिक विभेद में सामंजस्य स्थापित करने का सबसे आसान साधन है, तो यह भी है। लेकिन डी क्या है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो लोकतंत्र सामाजिक विखंडन की ओर ले जाएगा, तो हम मिलाने का काम कहाँ कर रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 70 प्रश्न किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन हमारा लगभग 1 घंटा करीब में हो ही गया है, 40-45 मिनट का। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।